गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आईएमए के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। और आरबीएससी बोर्ड के लिए चल रही सीरीज में आज अपन एक नया टॉपिक क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और ये जो चैप्टर है बेटा, छोटा और आसान सा चैप्टर है। और बोर्ड के अंदर कितने मार्क्स का चैप्टर है? 5 मार्क्स का चैप्टर है। और इस चैप्टर से कोई भी निबंधात्मक प्रश्न जो है वो नहीं पूछेंगे आपसे। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू या रिक्त स्थान के बारे में ही पूछा जाएगा। तो इसी तरह के सवालों के रूप में इस चैप्टर को पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और आपका बोर्ड का जो पेपर है इन्हीं सवालों के आसपास बनेगा। सही? तो बिना समय को खराब किए हुए लेते हैं अपन पहला सवाल। अब पहला सवाल जो है वो है बेटा, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का क्या बताना है? नाम बताना है। और साथ ही साथ आपको दही का क्या बताना है? महत्व बताना है। तो इधर देखो, तो सबसे पहला बिंदु अगर आपको पूछे तो बेटा देखो, दूध को दही में दूध को दही में परिवर्तित करने का काम जो सूक्ष्म जीव करता है बेटा, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, या इसी को अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है। और ये एक तरह का क्या है? जीवाणु है। तो पहला सवाल कि दूध को दही में परिवर्तित करने का काम कौन सा सूक्ष्म जीव करता है? तो एक जीवाणु करता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। साथ साथ आपको सवाल ये भी पूछा है कि दही का क्या बताना है? महत्व बताना है। तो ध्यान से सुनना। पहला महत्व क्या है? दही के अंदर विटामिन बी 12 की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और इसके साथ साथ दही क्या करता है? आहार नाल के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करेगा? रोकेगा। तो कितने महत्व है? दो। एक तो इसमें विटामिन बी 12 की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, ये आहार नाल के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करेगा? रोकेगा। तो दही के अंदर ध्यान रखना, एक तो विटामिन बी 12 जो है ये क्या होता है बेटा? प्रचुर मात्रा में उपस्थित होगा। और दूसरा जो है ये बेटा क्या करेगा? आहार नाल में हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो इधर, अब अगला सवाल ये है, स्विस चीज में CO2 उत्पादन करने वाले सूक्ष्म जीव का क्या बताना है? नाम बताना है। तो सुनो, स्विस चीज के निर्माण में एक सूक्ष्म जीव काम में लिया जाता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। कौन सा सूक्ष्म जीव है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। और यही सूक्ष्म जीव CO2 का क्या करता है? उत्पादन। और CO2 के उत्पादन के कारण स्विस चीज में बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? छिद्र हो जाते हैं। तो देखो पूरी बात को कैसे लिखेंगे। अगर मैं बात करूं स्विस चीज की, तो सुनो, स्विस चीज के निर्माण में स्विस चीज के निर्माण हेतु जो है वो कौन सा सूक्ष्म जीव काम में आता है? तो एक जीवाणु काम आता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। ठीक। तो स्विस चीज के निर्माण में एक जीवाणु काम आता है। और सुनो, ये जो जीवाणु है यही CO2 गैस का क्या करेगा? उत्पादन करेगा। और CO2 के निकलने के कारण ही इस चीज में बड़े बड़े क्या हो जाएंगे? छिद्र हो जाएंगे। तो ये जीवाणु काम में लेता है। और ध्यान रखना, ये जो जीवाणु है यही CO2 का क्या करता है? उत्पादन करता है। और CO2 बनने के कारण ध्यान रखना, परिणाम स्वरूप जो है
इस चीज में बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। सही। अब देखो यहां पर एक सवाल और पूछा है कि रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने में, रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव काम में आता है? तो सुनो इधर, रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने में एक कवक काम में आती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। ठीक है। और पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई एक प्रकार की क्या है, कवक है। तो बोले रॉक्यूफोर्ट चीज बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीव काम में आएगा? तो एक कवक काम में आती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। तो सुना, चीज बनाने में दो सूक्ष्म जीवों के नाम याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्विस चीज में तो जीवाणु है कौन सा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शारमानी। और रॉक्यूफोर्ड चीज बनाने में एक कवक काम में आती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है कि ब्रेड और एल्कोहल निर्माण में प्रयुक्त सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं ब्रेड और किसकी, एल्कोहल की, तो सुनो, ब्रेड और एल्कोहल निर्माण में एक कवक काम में ली जाती है जिसका नाम है सैकहेरोमाइसीस सेरीवेसाई। ठीक है। और जो सेरीवेसाई है इसको ही अपन क्या बोलते हैं, यीस्ट बोलते हैं। तो बोले ब्रेड और एल्कोहल निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव काम में लिया जाएगा? तो एक कवक काम में ली जाती है जिसका नाम है सैकेरोमाइसीस सेरीवेसाई। और ध्यान रखना, ये जो कवक है, ये कवक किसका, ब्रेड का क्या करती है, निर्माण। और ब्रेड का निर्माण करती है, इसीलिए इस कवक को ही क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट बोलते हैं। और ये जो कवक है ये साथ में और किसका निर्माण करती है बेटे, एल्कोहल का भी निर्माण करेगी। और एल्कोहल का निर्माण करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। सही। तो ब्रेड और एल्कोहल बनाने में कौन सी कवक काम में आती है, सैकेरोमाइसीस सेरीवेसाई, और इसे यीस्ट भी बोलते हैं। सही। अब अगला सवाल है कि आसवन सहित और आसवन रहित एल्कोहलिक पेय पदार्थों के क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो अगर मैं बात करूं आसवन रहित की, यानी बिना आसवन के, तो बिना आसवन के तो बनाई जाती है एक तो वाइन, और वाइन के साथ साथ याद रखनी है बियर। और बोले आसवन सहित कौन सी है? तो आसवन सहित नाम आपको याद रखने हैं विस्की, ब्रांडी, और कौन सा नाम याद रखना है, रम नाम याद रखना है। सही। अब इसके साथ एक सवाल मैं और इसमें जोड़ देता हूं आपके लिए कि ब्रेड और एल्कोहल बनाने में कौन सी प्रक्रिया काम में आती है बेटा? तो ब्रेड और एल्कोहल निर्माण में कौन सी प्रक्रिया काम में आती है, किण्वन। कौन सी प्रक्रिया काम में आती है, किण्वन। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखो, अब अगला सवाल है हृदय घात यानी हार्ट अटैक। तो बोले हार्ट अटैक के उपचार में कौन सी एंजाइम प्रयुक्त होती है, और यह एंजाइम कौन से सूक्ष्म जीव से क्या होती है, प्राप्त होती है? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो कि हार्ट अटैक के उपचार में कौन सी एंजाइम प्रयुक्त होती है। तो सुनो इधर, तो हार्ट अटैक जो है बेटा, इस हार्ट अटैक के उपचार में, हार्ट अटैक के उपचार में जो है कौन सी एंजाइम प्रयुक्त होगी? तो कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। कौन सी एंजाइम काम में आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। अब बोले ये एंजाइम करती क्या है? तो सुनो, ये एंजाइम करती क्या है, तो अपने अंदर जो कोरोनरी धमनी है, जो कोरोनरी धमनी है बेटा, इस कोरोनरी धमनी के अंदर ही थक्के का क्या होता है, निर्माण। और
कोरोनरी धमनी में थक्के का निर्माण होने के कारण हृदय के ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और हृदय के ऊतकों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हृदय के ऊतक नष्ट होने लगेंगे, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मेन कारण है कोरोनरी धमनी में क्या बन जाता है, थक्का। और ये जो थक्का बना है, इस थक्के को घोलने का काम कौन करती है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। तो बोले ये उपचार कैसे करती है, तो सुनो कैसे काम करेगी। तो यह एंजाइम जो है ये थक्के को थक्के को घोलने का क्या करती है, कार्य। और ये थक्के को घोलने का कार्य करती है, इसीलिए इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर एंजाइम भी बोलते हैं। फिलहाल आपसे सवाल यही पूछा था कि उपचार में कौन सी एंजाइम काम आएगी, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। और ये भी पूछा है ये कौन से सूक्ष्म जीव से मिलती है। तो ये जो एंजाइम है बेटे, ये बोला है कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है, तो ये एक जीवाणु से प्राप्त होती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल है, स्टैटिन कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, और साथ साथ स्टैटिन का क्या बताना है, कार्य भी बताना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले स्टैटिन कौन से सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट मेरे साथ बेटा। तो स्टैटिन जो है ये कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है मोनास्कस परपूरिया। क्या नाम है, मोनास्कस परपूरिया। तो स्टैटिन जो है ध्यान रखना ये कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है मोनास्कस परपूरिया। और मोनास्कस परपूरिया एक प्रकार की क्या है, कवक है। अब यहां पर साथ साथ ये भी पूछा है कि स्टैटिन जो है इसका कार्य क्या है। तो सुनो स्टैटिन क्या काम करता है, ये रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का काम कौन करेगा, स्टैटिन करेगा। अब बोले कैसे करेगा, तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाली एंजाइम को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से क्या कर देगा, संदमित कर देगा। क्या कहा, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाली एंजाइम को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संदमित कर देगा। और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करने वाली एंजाइम अगर संदमित हो गई तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं होगा, और कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं होगा तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर क्या हो जाएंगे, कम। और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने का काम ही कौन करेगा, स्टैटिन। तो स्टैटिन क्या करता है बेटा, तो ये जो है रुधिर में जो है कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है, कम करता है। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। कैसे करता है, तो ध्यान रखना कैसे करेगा, अभी बताया। कोलेस्ट्रॉल निर्माण करने वाली एंजाइम का प्रतिस्पर्धात्मक रूप से क्या कर देगा, संदमन कर देगा। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखें इधर, अब अगला सवाल है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है, और साथ साथ इसका कार्य बताना है। तो सुनो साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एक कवक से प्राप्त होगा जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ध्यान रखना इधर कि साइक्लोस्पोरिन ए जो है बेटा, ये साइक्लोस्पोरिन ए जो है पूछे किससे प्राप्त होता है,
तो एक कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक प्रकार की क्या है, कवक है, कवक से प्राप्त होता है। अब बोले कहाँ काम करेगा, तो सुनो, साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये प्रतिरक्षा संदमक की तरह काम करेगा। किसकी तरह, प्रतिरक्षा संदमक की तरह, यानी ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देगा, संदमित कर देगा। अब बोले कहाँ काम आता है, तो ये काम आता है अंग प्रत्यारोपण के दौरान। जब किसी व्यक्ति में अंग को प्रत्यारोपित किया जाता है, अंग को ट्रांसफर किया जाता है, तो अंग प्रत्यारोपण के दौरान प्रतिरक्षा तंत्र को क्या किया जाता है, संदमित किया जाता है। और प्रतिरक्षा को संदमित करने के लिए ही क्या काम में लिया जाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। तो बोले इसका कार्य क्या है, तो सुनो, यह जो है वो प्रतिरक्षा संदमक, जिसको अंग्रेजी में अपन बोलेंगे बेटा इम्यूनो सप्रेसेंट, ये जो है प्रतिरक्षा संदमक की तरह क्या करता है, कार्य करता है। और बोले कहाँ काम लिया जाता है, तो ये कहाँ काम लिया जाता है बेटा, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण के दौरान ये क्या होता है, प्रयुक्त किया जाता है। सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो इधर, अब अगला सवाल है, प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रतिजैविक होते क्या है, तो प्रतिजैविक का मतलब होता है एंटीबायोटिक्स। ठीक, कि प्रतिजैविक या आपको एंटीबायोटिक की क्या देनी है, परिभाषा। क्या होती है एंटीबायोटिक, तो सुनो, कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु द्वारा स्त्रावित किए गए रसायन जो जीवाणु की वृद्धि को संदमित करते हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। तो क्या है एंटीबायोटिक, कि कवक और जीवाणु द्वारा स्त्रावित किए गए ऐसे रसायन जो जीवाणु की वृद्धि को संदमित करते हैं या जीवाणु के विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें ही क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। तो एंटीबायोटिक क्या है, तो सुनो इधर, यह जो है कवक तथा जीवाणु से प्राप्त क्या है, रसायन है, जो बेटा किसके विरुद्ध, जीवाणु के विरुद्ध क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और जीवाणु के विरुद्ध कार्य करने का मतलब है जीवाणु की वृद्धि को क्या करते हैं, जीवाणु की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो क्या है एंटीबायोटिक, सीधा सा, कि कवक और जीवाणु से बनने वाले ऐसे रसायन जो जीवाणु के विरुद्ध काम करते हैं, उन्हें ही क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे। अब सवाल पूछा है, आपको दो कवक जातियां बतानी है जिनसे एंटीबायोटिक का क्या होता है, उत्पादन। तो यहीं से ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक का उत्पादन, एंटीबायोटिक का उत्पादन करने वाली आपको कवक जातियां पूछिए, तो एंटीबायोटिक का उत्पादन करने वाली दो कवक जातियां आपको याद रखनी है। पहली तो है पेनिसिलियम नोटेटम, और दूसरी आपको याद रखनी है वो है सेफेलोस्पोरियम। सही। तो कौन सी दो कवक नाम याद रखना है, पेनिसिलियम, और दूसरा याद रखना है सेफेलोस्पोरियम। सही। अब एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं, एंटीबायोटिक को खोजने का श्रेय किसको जाता है, तो एंटीबायोटिक को खोजने का श्रेय जाएगा
एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। किसको जाएगा? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। फिर बुक में एक सवाल और लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एंटीबायोटिक को व्यापक रूप से किसने प्रयोग में लिया था? तो इसका भी नाम ध्यान रखना है, चेन और फ्लोरे। क्या नाम ध्यान रखना है? चेन और फ्लोरे। सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो इधर, अब अगला सवाल है कि एसटीपी में प्राथमिक और द्वितीयक उपचार को समझाइए। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए एसटीपी क्या है। तो एसटीपी का पूरा नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पूरा नाम क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या इसको ही अपन बोलेंगे वाहित मल उपचार संयंत्र। अब ये क्या है, पहले तो इसका मतलब समझना, फिर आते हैं प्राथमिक और द्वितीयक उपचार पर। घरों से निकलने वाला जो दूषित जल है उसे ही क्या बोलेंगे? वाहित मल। घरों से निकलने वाला जो दूषित जल है इसे ही बोलेंगे वाहित मल। और इस दूषित जल को शुद्ध करने के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं। और दूषित जल को शुद्ध करने के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं उसे ही अपन क्या बोलेंगे? एसटीपी, या उसे ही क्या बोलेंगे? वाहित मल उपचार संयंत्र। और इन संयंत्रों की सहायता से दूषित जल को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और शुद्धिकरण के लिए दो चरणों को काम में लिया जाता है। पहला जो चरण है उसे बोलेंगे प्राथमिक उपचार, और दूसरा जो चरण है उसे अपन बोलेंगे द्वितीयक उपचार। तो एक तो है प्राथमिक उपचार और दूसरा है बेटे उसे बोलेंगे द्वितीयक उपचार। अब क्या है दोनों, ध्यान से सुनते आना। प्राथमिक उपचार क्या है? जल के अंदर जो भौतिक अशुद्धियां हैं, तो जल में उपस्थित भौतिक अशुद्धियों को निकालने का जो काम है इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार। तो क्या है प्राथमिक उपचार? कि इसके द्वारा जल में उपस्थित भौतिक अशुद्धियों का क्या किया जाता है? निष्कासन। तो प्राथमिक उपचार क्या है बेटा? प्राथमिक उपचार के द्वारा ध्यान रखना, जल में उपस्थित जो है जल में उपस्थित जो है बेटा भौतिक अशुद्धियों का क्या किया जाता है? निष्कासन। सही। और भौतिक अशुद्धियों का निष्कासन करने के लिए दो तकनीक यहां पर काम में ली जाएगी। पहली जो तकनीक है इसे बोलेंगे निस्यंदन, और दूसरी जो तकनीक है वो कौन सी होगी? अवसादन। तो ये एक रिक्त स्थान भी बन सकता है कि भौतिक अशुद्धियों को निकालने के लिए कौन सा उपचार? प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार में कौन सी तकनीक? निस्यंदन और अवसादन। अब देखो, निस्यंदन में क्या करेंगे? निस्यंदन के अंदर दूषित जल को छाना जाता है, और छानकर हल्की और तैरने वाली अशुद्धियों को क्या किया जाता है? निष्कासित। तो निस्यंदन जो है बेटा, इस निस्यंदन में क्या करते हैं? इसके अंदर जो है तैरने वाली तैरने वाली भौतिक अशुद्धियों का क्या किया जाता है? निष्कासन। और अवसादन में क्या करेंगे बेटा? अवसादन में इस पानी को अवसादन में इस पानी को कुछ देर तक जो है अपन ऐसे ही छोड़ देंगे। और पानी को कुछ देर तक आप छोड़ोगे तो पानी के अंदर जो भी रेत है, बालू है, कंकड़ है, मिट्टी है, ये सारे के सारे नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं, अवसादित हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलेंगे? अवसादन। तो अवसादन जो है इसके अंदर रेत, बालू, कंकड़, मिट्टी आदि अशुद्धियां जो है इन
आदि अशुद्धियों का अपन क्या कर देते हैं, अवसादन। क्लियर है? तो छोटू सी बात है, याद रखना कि जल में उपस्थित भौतिक अशुद्धियों को निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार। और प्राथमिक उपचार के अंदर तकनीक कौन सी काम में लेंगे, निषयंदन और अवसादन। निषयंदन में तैरने वाली भौतिक अशुद्धियों को निकालते हैं, और अवसादन में जल को कुछ देर के लिए छोड़ने पर जल के अंदर जो भी रेत, मिट्टी, कंकड़, बालू है, ये सब पैंदे के अंदर क्या हो जाते हैं, अवसादित हो जाते हैं। अब देखो बेटा, अपन बात करेंगे द्वितीयक उपचार की। तो देखो, द्वितीयक उपचार क्या है, तो ध्यान से सुने इधर। तो वाहित मल जो है, इस वाहित मल के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है, इस कार्बनिक पदार्थ को निष्कासित करने के लिए द्वितीयक उपचार काम में लिया जाता है। तो बोले द्वितीयक उपचार क्या है बेटा, तो जो वाहित मल है, इस वाहित मल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है, इस कार्बनिक पदार्थ को निष्कासित करने के लिए जो है वो द्वितीयक उपचार काम में लिया जाता है। सही। अब देखो, इसमें कार्बनिक पदार्थ को निष्कासित करेंगे कैसे, तो सुनो। द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों को क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, और ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। तो बोले द्वितीयक उपचार में क्या करेंगे, तो द्वितीयक उपचार जो है, इसके अंदर सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, प्रयुक्त। और जो सूक्ष्म जीव है वो क्या कर देंगे, ये कार्बनिक पदार्थ को अपघटित कर देंगे। क्लियर है? तो द्वितीयक उपचार जो इसमें सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जाता है, इसीलिए द्वितीयक उपचार को ही अपन क्या बोलेंगे, जैविक उपचार भी बोलते हैं। सही। अब मैंने कहा द्वितीयक उपचार में सूक्ष्म जीवों को काम में लेंगे। अब सवाल है कैसे सूक्ष्म जीवों को काम में लेंगे, तो द्वितीयक उपचार में जिन सूक्ष्म जीवों को अपन प्रयुक्त करेंगे, वो सूक्ष्म जीव कैसे होंगे, वायवीय और विषमपोषी। ये एक नंबर का सवाल भी आता है कि वाहित मल के उपचार में कौन से सूक्ष्म जीव काम में लिए जाएंगे, तो कौन से, वायवीय और विषमपोषी। सही। अब देखो, यहां पर एक और सवाल है कि बीओडी को परिभाषित कीजिए। अब क्या है बीओडी, तो इधर देखना। तो बीओडी जो है बेटा, इसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक। अब सवाल पूछा है, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो सुनो। 1 लीटर जो जल है, इस 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीव जितनी ऑक्सीजन काम में लेते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, बीओडी। वापस सुना क्या कहा, कि 1 लीटर जल में जो कार्बनिक पदार्थ है, उसको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीव जितनी ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, उसी ऑक्सीजन की मात्रा को क्या बोलेंगे, बीओडी। तो बीओडी का मतलब क्या है, तो सिंपल सा देखो कि 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जो है, इस कार्बनिक पदार्थ को अपघटित करने हेतु किसके द्वारा बेटे, सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयुक्त ऑक्सीजन की जो मात्रा है, यही ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, बीओडी कहलाती है। सही। तो बीओडी का पूरा नाम और परिभाषा जो है वो ध्यान होनी चाहिए। सही। अब देखो, इसी में एक सवाल आपसे और पूछा है कि प्राथमिक आपंक और सक्रिय आपंक में क्या अंतर है, तो इधर देखो।
तो एक तरफ अपन बात करेंगे प्राथमिक आपंक की और एक तरफ अपन बात करेंगे सक्रिय आपंक की। अब दोनों में क्या अंतर है, सुनो इधर कि प्राथमिक उपचार के पश्चात, प्राथमिक उपचार के पश्चात जो भौतिक अशुद्धियां नीचे की तरफ अवसादित हो जाती है उसे ही क्या बोलेंगे, प्राथमिक आपंक। क्या कहा, प्राथमिक उपचार के पश्चात जो भौतिक अशुद्धियां नीचे की तरफ अवसादित हो जाती है उसी को क्या बोलेंगे, प्राथमिक आपंक। तो प्राथमिक आपंक क्या है, तो सुनो इधर, तो क्या कह रहे हैं अपन कि प्राथमिक उपचार के पश्चात, प्राथमिक उपचार के पश्चात अवसादित होने वाली, अवसादित होने वाली जो भौतिक अशुद्धियां हैं, इन्हीं भौतिक अशुद्धियों को अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक आपंक। अब बोला है सक्रिय आपंक क्या है, तो सुनो, द्वितीयक उपचार के पश्चात, द्वितीयक उपचार के पश्चात सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये भी क्या हो जाते हैं, अवसादित। तो द्वितीयक उपचार के पश्चात अवसादित होने वाले सूक्ष्म जीवों को ही क्या बोलेंगे, सक्रिय आपंक। सुनो, अभी बताया द्वितीयक उपचार में अपन सूक्ष्म जीवों की सहायता लेते हैं, तो द्वितीयक उपचार के पश्चात जो सूक्ष्म जीव नीचे की तरफ अवसादित हो जाते हैं उन्हें ही क्या बोलेंगे, सक्रिय आपंक। तो बोले सक्रिय आपंक क्या है, तो इधर देखो कि द्वितीयक उपचार के पश्चात अवसादित होने वाले, अवसादित होने वाले सूक्ष्म जीव समूह जो है इसी को अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय आपंक बोलेंगे। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल है कि बायोगैस उत्पादन में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव का नाम बताना है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि बायोगैस के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्म जीव है, तो बायोगैस के उत्पादन में कौन काम करते हैं, एन एरोबिक मिथेनोजन। कौन काम करते हैं, एन एरोबिक मिथेनोजन। और ये एक तरह के क्या है, आदिम जीवाणु है। एक तरह के क्या है, आदिम जीवाणु है, या इसे अपन आर्की जीवाणु भी कहते हैं। सही। तो सवाल पूछे आपको कि बायोगैस उत्पादन में कौन से सूक्ष्म जीव काम में आएंगे, तो कौन से सूक्ष्म जीव काम में आएंगे, एन एरोबिक मिथेनोजन काम में आएंगे। सही। अब देखो अगला सवाल है कि बायोगैस का आपको क्या बताना है, संगठन बताना है। बायोगैस का आपको क्या बताना है, संगठन बताना है। तो सुनो, बायोगैस जो है ये अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है। ये अनेक गैसों का क्या है, मिश्रण है। और इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो सुनो, तो बायोगैस जो है बेटे ये गैसों का क्या है, मिश्रण है। और इसके अंदर कौन कौन सी गैस पाई जाएगी, तो सबसे पहले ध्यान रखना है CH4, या इसे बोलते हैं मेथेन। और CH4 जो है लगभग 50 से कितनी होती है, 60%। CH4 के अलावा और कौन सी गैस मिलती है, CO2, ये लगभग पाई जाएगी 20 से 30%। और CO2 के अलावा इसमें कुछ अन्य गैसें भी मिलती है। और अन्य गैसें कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, और कौन सी होगी, H2S होगी। तो ये सवाल बार बार आता है कि बायोगैस का संगठन क्या है, तो ये एक तरह की गैसों का मिश्रण है। और जिसमें बोले मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन। सही। अब यहाँ पे एक सवाल और है बेटे कि बायोगैस संयंत्र का क्या बनाना है, चित्र बनाना है।
और इसका चित्र आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, तो बनाना सीख लेना बेटे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि बायोगैस संयंत्र का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। सही। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, जैव नियंत्रण या आईपीएम का क्या लिखो महत्व। तो सबसे पहले तो आईपीएम का पूरा नाम ध्यान रखना है बेटे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैकेनिज्म। आईपीएम का पूरा नाम ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैकेनिज्म। अब सवाल है कि जैव नियंत्रण का क्या बताना है महत्व। तो सबसे पहले जैव नियंत्रण है क्या, तो सुनो, जब एक जीव की सहायता से किसी दूसरे जीव की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है, तो इसी को क्या बोलेंगे, जैव नियंत्रण। क्या कहा, एक जीव की सहायता से दूसरे जीव की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है, तो इसे ही बोलेंगे जैव नियंत्रण। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूं कि अगर किसी फसल के अंदर जो है एफिड का क्या हो गया है, संक्रमण। अगर किसी फसल में एफिड का संक्रमण हो गया है, तो अब इस एफिड से छुटकारा पाने का एक तरीका तो यह है कि किसान कीटनाशी का प्रयोग करे। लेकिन कीटनाशी जो होते हैं बहुत ज्यादा महंगे आते हैं और पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अब अगर कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना है, तो फिर सवाल यह है कि इसके संक्रमण से बचेंगे कैसे। तो अपन को ध्यान होना चाहिए कि एफिड को खाने का काम कौन करता है, लेडी बर्ड करता है। कौन करता है, लेडी बर्ड। और ये एक तरह का बीटल है या एक तरह का क्या है, भृंग है, ठीक है। तो एफिड जो है इसको खाने का काम कौन करता है, लेडी बर्ड। तो अपन क्या करेंगे, इस फसल के अंदर बहुत सारे लेडी बर्ड लाकर छोड़ देंगे, और ये लेडी बर्ड क्या करेंगे, एफिड को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, जिस वजह से एफिड की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से एक जीव की सहायता से दूसरे जीव की जनसंख्या को क्या किया, नियंत्रित किया। इसी को क्या बोलेंगे, जैव नियंत्रण बोलेंगे। अब सवाल यहां पर पूछा है आपको कि जैव नियंत्रण का क्या बताना है, महत्व बताना है। तो देखो, सबसे पहला, जैव नियंत्रण कारक जो होते हैं ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब है ये अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो पहला महत्व, जैव नियंत्रण कारक जो होते हैं ये विशिष्ट होते हैं, यानी ये अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जैसे अगर मैं लेडी बर्ड बीटल काम में लेता हूं, तो ये केवल एफिड को ही खाएंगे, एफिड के अलावा अन्य किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो पहला महत्व क्या ध्यान रखना है बेटे, कि जैव नियंत्रण कारक जो होते हैं, ये जैव नियंत्रण कारक क्या होते हैं बेटा, विशिष्ट होते हैं, यानी ये जो है अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाते हैं, अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्लियर है बेटे। अब अगला महत्व सुनना, जैव नियंत्रण कारक जो होते हैं ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं, जबकि कीटनाशी जो होते हैं ये पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषण। तो दूसरा कारक ध्यान रखना, जैव नियंत्रण कारक जो है ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। सही। और तीसरा ध्यान रखना, जैव नियंत्रण कारक जो है ये शिकार को, ये जो शिकार जाती है उसको पूर्णतया विलुप्त नहीं करते,
उसको नियंत्रित स्तर पे क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो अगला महत्व क्या है, जैव नियंत्रण कारक जो है ये शिकार जीव को पूर्णतया विलुप्त नहीं करेंगे, उसे नियंत्रित स्तर पर क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। जैसे अगर मैं लेडी बर्ड को काम में लेता हूं तो ये एफिड को पूर्णतया विलुप्त नहीं करेगा, ये केवल इसको नियंत्रित स्तर पे क्या करेगा, बनाए रखेगा। तो तीसरा महत्व है, ध्यान रखना इधर, कि जैव नियंत्रण कारक जो है ये शिकार जाति का पूर्णतया विलोपन नहीं करते, अर्थात उसे जो है वो बेटा, उसे जो है नियंत्रित स्तर पर क्या करते हैं, उसे नियंत्रित स्तर पर क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, जैव नियंत्रण कारकों के क्या लिखने हैं, उदाहरण लिखने हैं। तो आ जाओ इधर देखो। तो अब जैव नियंत्रण कारकों के उदाहरण लिखने हैं, तो इधर देखो, यहाँ पे तो अपन लिखेंगे जैव नियंत्रण कारक, और यहाँ पर देखेंगे वो कारक जो है वो किसके विरुद्ध क्या करता है, कार्य। तो देखो दो तीन उदाहरण लिख लेते हैं। पहला तो याद रखना है लेडी बर्ड, और ये जो लेडी बर्ड बीटल है बेटा, ये किसके विरुद्ध काम करेगा, अभी बताया किसके विरुद्ध, एफिड के विरुद्ध काम करेगा। सही। दूसरा आपको याद रखना है वो है ड्रैगन फ्लाई, और ड्रैगन फ्लाई जो है ये किसके विरुद्ध, ये मच्छरों के विरुद्ध क्या करेगा, कार्य करेगा। तीसरा आपको जो ध्यान रखना है वो है बेसिलस थुरेंजिएंसिस, और बेसिलस थुरेंजिएंसिस क्या है बेटा, एक जीवाणु है, इसे अपन बीटी से भी लिखते हैं, ठीक। और बेसिलस थुरेंजिएंसिस क्या करेगा, कीटों के जो लार्वा है जिसे कैटरपिलर बोलते हैं, उनके विरुद्ध क्या करेगा, काम करेगा। तो ये जो है कीटों कीटों में ही ध्यान रखना है किसका बेटा, तितली। ये जो है कीटों के लार्वा, और लार्वा का मतलब ध्यान रखना है कैटरपिलर जो है, इसके विरुद्ध क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर है। तो ये तो हो गए जैव नियंत्रण कारक। अब यहाँ पे एक सवाल और दिया हुआ है बेटा, जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए, और साथ साथ इसके क्या बताने हैं, उदाहरण भी। अब देखो क्या है जैव उर्वरक, तो देखो इधर, तो जैव उर्वरक क्या है, तो मृदा की मृदा की उपजाऊता को मृदा की उपजाऊता को बढ़ाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, जैव उर्वरक। मृदा की मृदा की उपजाऊता को बढ़ाने वाले जो सूक्ष्म जीव है, उन्हीं को क्या बोलेंगे, जैव उर्वरक बोलेंगे। तो जैव उर्वरक क्या है बेटा, इधर देखो, तो उपजाऊता को उपजाऊता को बढ़ाने वाले जो सूक्ष्म जीव जो है, यही क्या कहलाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। अब सवाल आप पूछे जैव उर्वरक के क्या ध्यान रखना है, उदाहरण। तो देखो इसका सबसे पहला उदाहरण ध्यान रखना है जीवाणु। देखो कैसे, जीवाणु जो होते हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा के अंदर जो है उपजाऊता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक के उदाहरण याद रखने हैं, एक तो आपको जीवाणु,
और जीवाणु के साथ साथ आपको याद रखना है नील हरित शैवाल, क्योंकि जीवाणु और जो नील हरित शैवाल है ये दोनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा की उपजाऊता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और बोले जीवाणु में भी कौन सा जीवाणु, तो आपको नाम याद रखना है राइजोबियम। और नील हरित शैवाल में भी कौन से, तो उदाहरण याद रखना है नोस्टॉक और कौन सा, एनाबीना। सही। तो इसी के साथ ही मैंने सवालों के रूप में ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब एक दो सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं जिनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब सवाल ये है कि IARI का पूरा नाम लिखना है। दूसरा, KVIC का पूरा नाम लिखना है। और तीसरा आपको बताना है कि गंगा यमुना एक्शन प्लान क्या है। सही। इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और चैप्टर के साथ।